तो अब पढ़ना है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑल्सो नोन एज एडेप्टिव इम्यूनिटी। इन किन में है, सब में। एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी मेक्स द थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। अब देखिए, एक्वायर्ड कह रहे हैं और एडेप्टिव इम्यूनिटी है और इसको स्पेसिफिक इम्यूनिटी भी कहते हैं। जबकि इन्नेट इम्यूनिटी एक्वायर्ड नहीं होती, इनबॉर्न होती है, स्पेसिफिक नहीं होती बल्कि जनरल होती है। तो पहली बात ये कि एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ, बर्थ के बाद इम्यूनिटी ये बॉडी में आती है, इसलिए इसको एक्वायर्ड बोलते हैं। और एडेप्टिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब जब कोई इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है ना बॉडी एडेप्ट करती है, इसलिए इसको एडेप्टिव बोलते हैं। तो एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ वेयर बॉडी एडेप्ट्स, या बॉडी की इम्यूनिटी ये क्या करती है? एडेप्ट्स अगेंस्ट सर्टेन इन्फेक्शंस, सर्टेन स्पेसिफिक इन्फेक्शंस। तो जब बॉडी में कोई इन्फेक्शंस होते हैं या और बाय वैक्सीनेशन, तो वैक्सीन लगाया जाए तो वैक्सीन किसी स्पेसिफिक बीमारी के लिए होगा ना, तो उसके अगेंस्ट बॉडी अडेप्ट कर जाएगी। कुछ इन्फेक्शंस होते हैं नेचर तरफ से होते हैं, एक बार हो गए तो हो गए, लेकिन बॉडी अडेप्ट कर गई, अब आगे वो इन्फेक्शन दोबारा नहीं होगा बॉडी में, इसलिए इसको एक्वायर्ड कहते हैं। एक्वायर्ड मीन्स आफ्टर बर्थ, एडेप्टिव मीन्स एडेप्टेशन अगेंस्ट सर्टेन स्पेसिफिक इन्फेक्शन, नॉट जनरलाइज्ड। तो अब आगे इसके फीचर ये होते हैं कि जब इन्फेक्शन पहली बार होता है तो बॉडी के लिए वो एक अननोन नई चीज़ है, तो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है ना, जैसे हमारे ऊपर पहली बार कोई अटैक होता है तो हम तैयार नहीं होते हैं, हम बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, लेकिन दूसरा बार कोई वही अटैक करे तो हम तैयार हो चुके होते हैं और बहुत अच्छी तरीके से उसका जवाब दे सकते हैं। तो ऐसा इसमें होता है। इसमें फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स या इम्यून एनकाउंटर इज स्लो होता है, टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि बॉडी पहली बार इस इन्फेक्शन को देख रहा है। बट द सेकेंड टाइम अगर इन्फेक्शन कोई हो तो सेकेंड टाइम बॉडी को अभ्यास हो चुका है, इसलिए बॉडी तैयार है और बहुत तेज़ी से रिएक्ट करेगी। बट सेकेंड एनकाउंटर इज अबंडेंट, यानी काफ़ी इफेक्टिव होता है, रैपिड होता है, एंड एनेमनेस्टिक। एनेमनेस्टिक का मतलब जिसमें कोई भूल चूक नहीं होगी। तो फर्स्ट एनकाउंटर जो होता है वीक होता है, स्लो होता है, वीक होता है, टाइम टेकिंग होता है। बट सेकेंड एनकाउंटर इज अबंडेंट, स्ट्रॉन्ग, रैपिड एंड एनेमनेस्टिक, जिसमें कोई भूल नहीं होती है, बिकॉज ऑफ द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स। क्यों? बिकॉज ऑफ मेमोरी, कि पहले ऐसा इन्फेक्शन हो चुका है तो अब बॉडी को याद है, तो बॉडी अब अडेप्ट कर चुकी है इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट। और स्पेसिफिक ज़रूर है लेकिन बहुत ही वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये इम्यूनिटी काम करती है। तो इट एक्ट्स अगेंस्ट वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शंस, यानी बहुत सारे वायरसेस, बैक्टीरिया, इनके अगेंस्ट जो है ना ये बॉडी इम्यूनिटी एक्वायर कर सकती है। और बॉडी जनरली कैन डिस्क्रिमिनेट, यानी पहचान होती है किसके? बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। सेल्फ यानी अपने बॉडी के अपने पार्ट या मॉलिक्यूल, और नॉन सेल्फ यानी बाहर से आए हुए जो फॉरेन एजेंट्स होते हैं, उनके बीच में बॉडी पहचान कर सकती है जनरली, कि जो बाहर से फॉरेन एजेंट बॉडी में आए हुए उन्हीं के ऊपर अटैक करेगी। तो इतनी पहचान होती है सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में, डिस्क्रिमिनेट कर सकती है जनरली, लेकिन कहीं कहीं भूल होती है तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स भी होते हैं। तो एक्वायर्ड या
एडेप्टिव इम्यूनिटी जो है कि कुछ ये फीचर बताए कि बर्थ के बाद कुछ खास इन्फेक्शंस के अगेंस्ट बॉडी अडेप्ट करती है, जहाँ पर कि पहली बार तो इम्यून रिस्पॉन्स स्लो होता है लेकिन सेकेंड इनकाउंटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव होता है और एक वाइड रेंज ऑफ इन्फेक्शन के खिलाफ ये काम कर सकती है और ज़्यादातर ये अपने बॉडी पार्ट्स और बाहर के एजेंट्स के बीच में पहचान कर लेती है। इसमें जो इन्वॉल्व्ड सेल्स होती हैं मेनली ये दो तरह की होती हैं। एक तो होती हैं APCs यानी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और दूसरी होती हैं लिम्फोसाइट जो इन्वॉल्व होती हैं। तो दो तरह की सेल्स होती हैं जो इसमें मेनली पार्टिसिपेट करती हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है ना ये पुलिस की तरह काम करती है। जैसे हमारे सोसाइटी में पुलिस होती है कि वो कि अपराधी को सस्पेक्टेड को पकड़ के ले आकर के पेश करती है कोर्ट में जज के सामने, तो जज उसको डिसीजन देते हैं सज़ा क्या मिलेगी। तो यहाँ पुलिस कौन है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, और जज कौन है? लिम्फोसाइट्स हैं। सज़ा कैसे देनी है, अपराधी को कैसे मारना है, ये लिम्फोसाइट डिसाइड करेंगे। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या हो गई? दीज आर मोस्टली फैगोसाइटिक सेल्स, मोस्टली फैगोसाइट्स। अब फैगोसाइट सेल्स कौन होती हैं? मैक्रोफेजेस जो कि एनलार्ज मोनोसाइट्स होती हैं। उन्हीं मैक्रोफेजेस के अलग अलग रूप हैं, जैसे कि लीवर में उन्हें कफर सेल्स कहते हैं, स्प्लीन में डेंड्राइटिक सेल्स होती हैं और लंग्स में डस्ट सेल्स होती हैं। तो ये सब जो है ना फैगोसाइटिक सेल जो है ना वो निगल करके ले आकर के लिम्फोसाइट सामने पेश कर देते हैं। लिम्फोसाइट्स अब उन इन्फेक्शियस एजेंट्स या एंटीजन्स को कैसे मारना है ये डिसाइड करती हैं। तो अब देखें कि लिम्फोसाइट्स का नाम ऐसा क्यों पड़ा है कि दीज आर प्रोसेस्ड एंड मैच्योर्ड इन लिम्फॉइड ऑर्गन्स। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स के अंदर बनने वाली ये WBCs हैं, वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स में बनती हैं, इसीलिए इनको लिम्फोसाइट्स इस तरह से लिम्फॉइड ऑर्गन्स वाली सेल्स ये कहा जाता है। लिम्फोसाइट्स एक तरह की WBCs हैं जो इम्यून एक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये दो तरह की होती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स। एक होती हैं T लिम्फोसाइट्स जिन्हें कि सिंपली T सेल्स कहते हैं, और दूसरी होती हैं B लिम्फोसाइट जिन्हें कि सिंपली B सेल्स कहते हैं, B या बीटा सेल्स। तो यहाँ पर जो T लिम्फोसाइट्स हैं, यहाँ T फॉर क्या है? थाइमस। T फॉर थाइमस के नाम पे इसका नाम T पड़ा, क्योंकि इन लिम्फोसाइट्स का फाइनल मैचुरेशन प्रोसेसिंग कहाँ होती है? थाइमस ग्लैंड में होती है। दे आर फाइनली मैच्योर्ड एंड प्रोसेस्ड कहाँ? इन थाइमस। तो थाइमस के जैसे इनका नाम क्या पड़ गया? T लिम्फोसाइट्स पड़ गया। अब देखोगे कि लिम्फोसाइट्स भी 3 टाइप्स की होती हैं। T लिम्फोसाइट्स, दीज आर 3 टाइप्स। जिसमें सबसे बेसिक जो होती हैं, जहाँ से लिम्फोसाइट की शुरुआत इम्यून एक्शन की शुरुआत होती है, उनको बोलते हैं हेल्पर और इंड्यूसर T सेल्स। हेल्पर और इंड्यूसर T सेल्स कैसे हेल्प करते हैं? ये इम्यून सिस्टम की चाबी है इनके पास। ये बोन मैरो को और अदर लिम्फॉइड टिश्यूज को, अदर इम्यून सेल्स को इंड्यूस करती, हेल्प करती कि वो अपने अपने इम्यून एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी करें। तो ये क्या करती हैं? ये रिलीज़ करती हैं कुछ साइटोकाइंस, लिम्फोकाइंस जिनका नाम होता है। लिम्फोकाइंस होते हैं एक तरह के क्या? साइटोकाइंस। और ये स्टिमुलेट करते हैं किसको? बोन मैरो को
एंड अदर इम्यून सेल्स को। तो अदर इम्यून सेल्स को स्टिमुलस देंगे तो इससे क्या होगा कि इम्यून एक्शन ये परफॉर्म होगा। तो ये इंड्यूस करने वाली सेल्स हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं कि इंड्यूसर टी सेल्स हैं। दीज इंड्यूस द अदर इम्यून सेल्स एंड बोन मैरो फॉर द करस्पॉन्डिंग रिजल्टेंट इम्यून एक्शन। यही हेल्पर या इंड्यूसर टी सेल्स हैं, इन्हीं को नष्ट करता है कौन? HIV। तो एक्चुअली दीज आर अटैक्ड बाई एंड डिस्ट्रॉयड बाई HIV। अगर HIV इन्फेक्शन होता तो फाइनल नुकसान इन्हीं का करता है कि ये ख़त्म हो गई तो बाकी इम्यून एक्शन भी नहीं हो पाएगा और इसलिए इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाती है सीवियर। तो इन्हीं हेल्पर टी सेल पे रिसेप्टर्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? CD4 रिसेप्टर्स। इन पे CD4 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं CD4 रिसेप्टर्स पे ही HIV के स्पाइक्स आकर के कंबाइन करके तब उन पे अटैक करते हैं। क्लस्टर ऑफ डेजिग्नेशन नंबर 4। तो इसीलिए इन हेल्पर टी सेल्स को CD4 सेल्स भी बोला जाता है, CD4 रिसेप्टर वाले सेल्स। लेकिन फिर ज़्यादा डिटेल इनकी डॉक्टरी की मेडिकल पढ़ाई में की जाती है। दूसरे तरह की लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं क्या? किलर टी सेल्स। किलर या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। ये होती हैं मेन या इफेक्टर सेल्स किसकी? ऑफ CMI यानी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो टी लिम्फोसाइट्स की वजह से जो इम्यून एक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की जो मेन रिस्पॉन्सिबल सेल है वो क्या है? किलर या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स। अब देखो इनको साइटोटॉक्सिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये साइटोटॉक्सिक यानी ये अपनी टॉक्सिन कुछ रिलीज करते हैं, ये भी अपने लिम्फोकाइन्स रिलीज करेंगे। तो ये जो फॉरेन एजेंट्स आए हुए हैं उनकी सेल्स के लिए टॉक्सिक का काम करेंगे, उनको मारेंगे और बॉडी को बीमार होने से बचाते हैं। तो दीज अटैक ऑन फॉरेन इन्फेक्टिंग सेल्स। दे डिस्ट्रॉय, लिख दें, डिस्ट्रॉय द फॉरेन इन्फेक्टिंग सेल्स अब वो जैसे कि प्रोटिस्ट हो गए, एग्जाम्पल क्या? मान लीजिए प्रोटिस्टियन इन्फेक्शन हो रहा है। प्रोटिस्टियन इन्फेक्शन क्या? एंटमीबा का इन्फेक्शन है, तो उसकी सेल को डिस्ट्रॉय करेंगे। और किस पे अटैक करती हैं? डिस्ट्रॉय द फॉरेन इन्फेक्टिंग सेल्स। और किसी की बॉडी में कैंसर सेल्स डेवलप करें तो उन कैंसर सेल्स के अगेंस्ट भी ये कुछ डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती हैं इम्यून सिस्टम से। नहीं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब होता है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो पूरा पूरा एक ऑर्गन है, उसमें तो जाने कितनी सेल्स हैं। सिर्फ एक बाहरी सेल को जब ये इतनी तेज़ी से मारने के लिए सेंसिटिव है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट तो पूरा ऑर्गन ही है, जिसमें जाने कितनी की मिलियंस ऑफ द सेल्स होंगी तो उन पे तो अटैक करेगा। इसलिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट पे अटैक करता है तो इसका क्या होता है? इम्यूनो रिजेक्शन होता है, यानी इम्यून सिस्टम जो है ना वो रिजेक्ट करता है किसको? ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को। तो इम्यूनो रिजेक्शन ऑफ द ऑर्गन ट्रांसप्लांट किसकी वजह से होता है? ये साइटोटॉक्सिक या किलर टी सेल्स की वजह से होता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है।
फिर तीसरे तरह की सेल्स होती हैं जिन्हें कहते हैं सप्रेसर टी सेल्स। तो सप्रेसर यानी इनहिबिटर टी सेल्स हैं। ये बाकी जो लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स दोनों, उनको ओवर एक्शन करने से रोकती हैं। दीज सप्रेस द ओवर एक्टिव इम्यून सेल्स, क्योंकि इम्यून सेल्स कहीं अगर बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव हो जाएं तो उससे हाइपर सेंसिटिविटी, एलर्जिक रिएक्शन भी होते हैं। ये हो गए लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स हैं ये लिम्फोसाइट्स में। और दूसरे तरह के लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं? बी लिम्फोसाइट्स। यहाँ बी फॉर क्या है? बोन मैरो। बोन मैरो इज द साइट ऑफ फाइनल प्रोसेसिंग या मैचुरेशन। मैचुरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स अगर बोन मैरो में ही बनने के बाद वहीं पर मैच्योर हो जाता है तो बी फॉर बोन मैरो, बी फॉर बी लिम्फोसाइट लिख दिया। और जिन एनिमल्स में बोन मैरो नहीं होता, जैसे कि बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स को उड़ना होता है, तो उड़ने की वजह से उनकी बॉडी हल्की होनी चाहिए। तो हल्की होने के लिए बोन मैरो नहीं होता हड्डियों में, खोखली होती हड्डियाँ, उनको न्यूमैटिक बोन्स बोलते हैं। तो फिर बर्ड्स में अगर बोन मैरो नहीं है तो फिर बोन मैरो वाला काम कौन करेगा, यानी ब्लड फॉर्मेशन कौन करेगा बर्ड्स में? बर्सा फैब्रिसिस करता है वो काम। बोन मैरो के इक्विवेलेंट क्या होता है? बर्सा फैब्रिसियस इन बर्ड्स। बर्सा फैब्रिसियस क्या है? ये एक लिम्फॉइड पाउच होता है और ये बर्ड्स के क्लोएका में प्रेजेंट होता है। तो अब बी लिम्फोसाइट जो हैं ये मेडिएटर हैं। दीज मेडिएट द एएमआई। एएमआई यानी एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। टी लिम्फोसाइट्स जो है ना वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल सीएमआई को रिस्पॉन्ड कराती हैं। लेकिन ये जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये एंटीबॉडी बना करके इम्यून एक्शन करते हैं। तो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी को ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, जहाँ पर ह्यूमर का मतलब क्या होता है? बॉडी फ्लूइड। क्योंकि एंटीबॉडी क्या होती हैं? ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, एक तरह के प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। तो ब्लड क्या है? बॉडी फ्लूइड है। बॉडी फ्लूइड को क्या बोलते हैं? ह्यूमर बोलते हैं। तो बॉडी फ्लूइड का प्रोटेक्शन करती है एंटीबॉडी, बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट होती है, इसलिए एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? बॉडी फ्लूइड यानी ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। और बी लिम्फोसाइट्स जब कोई एंटीजन बॉडी में आता है, इन्फेक्शन करता है, तो बी लिम्फोसाइट्स चेंज हो जाती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं, मॉडिफाइड इनटू प्लाज्मा सेल्स, ऐसे बड़ी हो जाती हैं प्लाज्मा सेल्स। और प्लाज्मा सेल्स फिर अपने सरफेस पे ये बहुत सारी एंटीबॉडी बनाने लगती हैं। तो ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन करती हैं। तो इस तरह से प्लाज्मा सेल्स क्या हैं? मॉडिफाइड बी लिम्फोसाइट्स हैं, जिन्हें क्या बोलेंगे? ये हो गई इफेक्टर सेल्स ऑफ एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी। जैसे कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की इफेक्टर सेल्स कौन हो गई? वो हमने बताया साइटोटॉक्सिक या किलर टी सेल्स। तो एएमआई के इफेक्टर सेल्स कौन हो गई? ये हो गई प्लाज्मा सेल्स।
CMI and AMI, यानी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी थ्रू टी लिम्फोसाइट्स एंड एंटीबॉडी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी थ्रू बी लिम्फोसाइट्स, ये दो ब्रांचेज हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के जिसके थ्रू ये इम्यून एक्शन करता है। अब अभी मैं कहा ये लिम्फोसाइट्स हैं, ये बनते कहाँ हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। तो लिम्फॉइड ऑर्गन्स जो भी हैं इनका डायरेक्ट रिलेशनशिप किन से है? लिम्फोसाइट्स से। ये दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, दूसरे होते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो होते हैं ये सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं। तो इनमें क्या होता है, बोन मैरो में जो भी, बोन मैरो ही क्या है? हीमोपोएटिक ऑर्गन है। हीमो मीन्स ब्लड, पोएटिक मीन्स प्रोडक्शन। तो ब्लड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कौन सा है? बोन मैरो में है। तो पूरा ब्लड जब बना बोन मैरो में, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे डब्ल्यूबीसी हो, चाहे ब्लड प्लाज्मा हो या प्लेटलेट्स हो, सब बोन मैरो में ही बनता है। बोन मैरो में बनने के बाद वो जो इमेच्योर डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट्स हैं वो कहाँ पर मैच्योर होंगी? एंटीजन, किस एंटीजन के अगेंस्ट उनको काम करना है, उन एंटीजन के लिए उनमें सेंसिटाइजेशन आएगा। तो ये किन ऑर्गन में आएगा? जिन ऑर्गन में आएगा उन्हीं को बोलते हैं प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या हैं? These are the organs where immature lymphocytes are processed to be mature into their specific एंटीजन सेंसिटिव सेल्स की। कौन किस एंटीजन के लिए सेंसिटिव होगा उसमें उसको मैच्योर कर दिया जाएगा कि सब अपने अपने एंटीजन के लिए स्पेसिफिक कर दी जाएंगी। अब ऐसा होने के बाद जैसे किसी को तैयार कराया गया तो प्रैक्टिस मैच करा जाएगा ना, चलो एक बार मार के दिखाओ, तो फिर यहाँ से माइग्रेट करेंगे, फिर जहाँ जाएंगे उनको सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोलते हैं। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या हो गए? प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हो गए बोन मैरो एंड थाइमस ग्लैंड। अब थाइमस ग्लैंड कहाँ है? ये चेस्ट में होती है, हार्ट के आसपास, दोनों लंग्स के बीच में एक लोब ट्रायंगुलर जैसी ग्लैंड होती है। तो ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है जिससे कि थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ा जाता है इसके बारे में। ये प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं जहाँ पर कि बोन मैरो से बनने के बाद जो इमेच्योर लिम्फोसाइट्स हैं उनकी मैच्योरेशन और क्रॉसिंग होती है और उनको एंटीजन सेंसिटिव स्पेसिफिक लिम्फोसाइट्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा कि भाई इस एंटीजन के अगेंस्ट तुम्हें काम करना है। ये बंटवारा हो गया। लेकिन अब वाकई में इनका इंटरेक्शन होता है एंटीजन से कहाँ? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में। नाउ दीज माइग्रेट टू कहाँ? सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स। फिर इनको वो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में माइग्रेट करा दिया जाता है। अब देखें कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स क्या होते हैं जिनको कि सेंट्रल के बजाय पेरिफेरल, बाहर के लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहा जाता है। सेकेंडरी और पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन्स।
here the lymphocytes are undergone interactions with their specific antigens। अपने अपने स्पेशलाइजेशन के अनुसार अपने अपने दुश्मन एंटीजन के साथ इनकी यहाँ पर हाथापाई होगी। अब ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या हो गए, जैसे कि थ्रोट में हो गए टॉन्सिल्स, फिर इधर वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम का एक आउटग्रोथ होता है, पाउच होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और स्मॉल इंटेस्टाइन की हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं क्या, पेयर्स पैचेस। और पूरी बॉडी में छोटे छोटे नोड्यूल्स, लिम्फ नोड्स जो होते हैं, ये हो गए। लीवर भी लिम्फोइड ऑर्गन है, और इन सबसे कहीं ज़्यादा माल्ट एंड माल्ट क्या है, फुल फॉर्म है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज। अब म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज, म्यूकोसा होती कहाँ है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हो गई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हो गई और यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में हो गई। कहाँ, ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और क्या, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT कहते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल यानी स्टोमक एंड इंटेस्टाइन, और क्या, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट। इन सब की म्यूकोसा से एसोसिएटेड ये माल्ट टिश्यूज, ये ऑलमोस्ट 50% ऑफ ऑल लिम्फोइड ऑर्गन्स ये बनाते हैं। सिर्फ माल्ट में पूरे के 50% प्रेजेंट होते हैं। और इधर एक और बता दें क्या, स्प्लीन एक लिम्फोइड ऑर्गन, लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन। लीवर तो पूरा लिम्फोइड नहीं होता, उसमें कुछ कुछ लिम्फोइड सेल्स, लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। तो ये हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स, यहाँ पर के लिम्फोसाइट्स यहाँ गुजरने के बाद पूरी तरह से तैयार होके आती है कि अब वो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी के थ्रू इम्यून रिस्पॉन्स कर सकता है। और ये सेल मेडिएटेड और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये दोनों ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ही आते हैं। कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिन भी इन्फेक्शंस के अगेंस्ट अपना इम्यून रिस्पॉन्स करेगा, या तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के थ्रू, CMI के थ्रू, या तो AMI के थ्रू, यानी या तो वो T लिम्फोसाइट्स के जरिए मारेगा, या तो B लिम्फोसाइट्स के थ्रू बनी हुई एंटीबॉडीज़ के थ्रू मारेगा, इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा। जिसको भी कुछ डाउट होते हों तो उन पॉइंट पे टिक कर लो, और क्लास के बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। जहाँ जिसको जो पूछना हो तो क्लास के बाद आप पूछ सकते हो। अब बार बार एंटीजन और एंटीबॉडी ये वर्ड्स बोले जा रहे हैं, तो अब हमें यही पढ़ना है कि एंटीजन्स क्या होते हैं और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। चलिए फिर पहले एंटीजन्स, फिर उसके बाद एंटीबॉडीज़ को पढ़ाएंगे।
अब एंटीजन वर्ड जो है ना, इसी पे ध्यान दें कि इसका मतलब क्या है, तो समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर एंटीजन में ये एक वर्ड है एंटी, और जेन का मतलब जनरेटिंग। तो एंटीजन का मतलब हुआ कि एंटीबॉडी जनरेटिंग एजेंट्स, ऐसे बना वर्ड एंटीजन। यानी कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो बॉडी के अंदर जाए तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बॉडी में तैयार हो जाएं। एंटीजेंस आर द मॉलिक्यूल्स which when enter in body the antibody production is provoked। किस लिए? टू अटैक ऑन एंटीजन, टू अटैक यानी इन्हीं के ऊपर अटैक करने के लिए। तो हर वो मॉलिक्यूल एंटीजन है जो बॉडी में इंटर करेगा तो उसके खिलाफ अटैक करने के लिए एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। तो एंटीबॉडी जनरेटिंग एजेंट्स ही क्या हो गए? एंटीजेंस हो गए। एंटीजेंस आर द एंटीबॉडी जनरेटिंग एजेंट्स। तो एंटीजेंस क्या होते हैं? ये ज़रूरी नहीं कि माइक्रोब से ही आए हैं। दीज कैन बी माइक्रोबियल और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। अगर माइक्रोबियल है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए, या नॉन लिविंग पार्ट हो सकते हैं। जैसे कि मान लो कि ये एक बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया कोई मॉलिक्यूल एंटीजन का काम कर सकता है, या कोई ऐसे डस्ट पार्टिकल अगर हो गए तो ये डस्ट पार्टिकल भी तो एंटीजन हो सकते हैं, इनके खिलाफ एंटीबॉडी बन गई तो। और ये क्या है? कोई माइक्रोब है और माइक्रोब का कोई मॉलिक्यूल एंटीजन हो गया, ये वायरस का कोई पार्ट एंटीजन हो सकता है। अब मान लो कि ये एक वायरस है और इस वायरस का कैप्सिड है, तो ये कैप्सिड की प्रोटीन जो है ना, ये एंटीजन हो सकती है। या बैक्टीरिया की सेल वॉल है, वो एंटीजन का काम कर सकती है। या इनसे निकला हुआ कोई टॉक्सिन है, जहर है, वो एंटीजन का काम कर सकता है। तो एक एंटीजन मॉलिक्यूल जो होता है उसकी एक हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर समझाएं कि मान लो कि ये एक एंटीजन मॉलिक्यूल है, ये तो हर एंटीजन के अंदर कोई एक खास पार्ट होता है जो कि उसकी एंटीजेनिसिटी का जिम्मेदार होता है, डिटर्मिनेंट होता है। तो ये इतना पोर्शन जो है ना, ये एंटीजन का डिटर्मिनेंट है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। और ये जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है, इसी को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एपिटोप। यानी दिस इज द मेन पार्ट ऑफ एंटीजन टू प्रोवोक antibody production and to be attacked। यानी एंटीजन का यही मेन पार्ट है, एंटीजन डिटर्मिनेंट, जिसको एपिटोप कहते हैं। इसी की वजह से एंटीबॉडी बनती है और एंटीबॉडी आके इसी पे अटैक करके इसको कैप्चर करती है।
तो ये एंटीजन मॉलिक्यूल क्या होते हैं? ज़्यादातर एंटीजन मोस्टली प्रोटीन्स के ही होते हैं, बट कुछ और अदर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि फैट या न्यूक्लिक एसिड, ये भी हो सकते हैं। फैट या लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ये भी एंटीजन का काम करते हैं कुछ माइक्रोब्स, लेकिन ज़्यादातर प्रोटीनेसिस मॉलिक्यूल्स एंटीजेनिक होते हैं। अब ज़रूरी कि इन्फेक्शियस माइक्रोब का एंटीजन हो, जैसे मान लीजिए आरबीसीज हैं, और तुम्हें पता है कि आरबीसीज के सरफेस पे तो एंटीजन होते हैं, जैसे ये ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप हो गया। अब ये कोई इन्फेक्शियस माइक्रोब तो नहीं है ना, लेकिन आरबीसी ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब आप किसी पेशेंट में करते हो, रेसिपिएंट में, तो इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाती है अगर ब्लड ग्रुप डिफरेंट हो गया तो, और अटैक कर देगा इस पे। आरबीसी क्लम करके वो ब्लड के पैसेज को ब्लॉक कर देते हैं, आदमी मर जाएगा। ये एंटीजन ही तो है। हम सब की बॉडी के हर सेल में एंटीजन प्रेजेंट है। प्लाज्मा लेमा के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन की ग्लाइकोकैलिक्स होती है, उससे बनता है एंटीजन। एंटीबॉडी क्या होती हैं? एंटीबॉडी जो होती हैं ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन, इनको क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं। दीज आर इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स। और इम्यूनोग्लोबुलिन क्या होती हैं? ये ग्लोबुलर प्रोटीन होती है। ग्लोबुलिन जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है, वो ग्लोबुलिन प्रोटीन अल्फा बीटा गामा 3 तरह की होती हैं। गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स होती हैं, और इनमें ग्लोबुलिन क्या होती हैं? ये एक तरह की प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं। तो कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं ग्लोबुलिन, जिनमें कि अल्फा बीटा गामा 3 तरह की होती हैं। तो गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन्स में कुछ इम्यून एक्शन आ जाते हैं तो वो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन्स हो जाती है, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं? आईजी बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज़। गामा ग्लोबुलिन प्लाज्मा प्रोटीन से बनती इम्यूनोग्लोबुलिन्स, और वही इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो एंटीबॉडीज़ को इस तरह से क्या कहा जाता है? आर्मी प्रोटीन्स कहते हैं, क्योंकि ये बॉडी में आर्मी जैसा काम करती हैं। किसी दुश्मन जो नुकसानदायक बॉडी के लिए होते हैं, उनके ऊपर अटैक करके उनको ख़त्म करके बॉडी को बीमार होने से बचाना, ये इनका काम होता है। जैसे किसी देश में आर्मी का काम होता है। अब एक एंटीबॉडी की जनरल स्ट्रक्चर यहाँ पर समझाएं। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल को H2L2 प्रोटीन्स बोलते हैं, या H2L2 मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ये ऐसी प्रोटीन है जिसमें कि 4 चेन होती है। H2 मीन्स 2 हैवी चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड, और L2 का मतलब क्या हुआ? 2 लाइट चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो टोटल कितने हुए? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो गई, 2 लाइट चेन्स एंड 2 हैवी चेन्स।
there are 4 polypeptide chains in this protein. और ऐसी प्रोटीन जिनमें कि इतनी जो है ना ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन्स, 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती हैं, तो उनकी स्ट्रक्चर क्वाटर्नरी लेवल तक पहुंच जाती है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तो होगी ही, क्वाटर्नरी लेवल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती है। भाई तो पानी का बोतल है छोटा वाला, दे देंगे। अब एक डायग्राम से समझाएंगे कि एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है, जिसमें हमने कहा कि 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन्स हैं, 2 हैवी चेन्स एंड 2 लाइट चेन्स। तो अभी हम बना रहे हैं हैवी चेन्स। तो इस तरह से देखो 1 2 3 4 चेन नज़र आ रही है। ये 2 बड़े वाले हैं, ये क्या हो गए, हैवी चेन्स हो गए, ये लाइट चेन्स हो गए। तो दीज आर द 2 हैवी चेन्स। 2 हैवी चेन्स क्या कहे, H2। और ये क्या है, दीज आर द 2 लाइट चेन्स। लाइट चेन्स क्या कहे, L2। तो हो गया H2L2 मॉलिक्यूल। अब ये जो दोनों हैवी चेन्स हैं ये आपस में जुड़े कैसे होंगे, डाई सल्फाइड लिंकेज से। SS यानी डाई सल्फाइड लिंकेज है। ऐसे यहाँ पर हैवी और लाइट चेन के बीच में भी SS यानी डाई सल्फाइड लिंकेज होता है। हैवी चेन एंड लाइट चेन के बीच में भी क्या होता है, यहाँ पर लिख देते हैं डाई सल्फाइड लिंकेज से ये बंधे हुए होते हैं। अब इसमें ये जो ऊपर का हिस्सा यहाँ पर हमने नॉच बनाए हुए हैं, ये जो है ना हर एंटीबॉडी में अलग अलग होता है, वेरिएबल।
जैसे हर ताले का वो हिस्सा जिसमें कि चाबी फिट होगी वो अलग अलग होता है, तभी हर ताले की चाबी अलग अलग होती है। तो ये इतना पोर्शन जो है ना ये वेरिएबल होता है एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी, इसकी केमिकल स्ट्रक्चर सब में अलग होती है। लेकिन ये जो नीचे का होता है ये कांस्टेंट रीजन होता है। ये क्या होगा, ये कांस्टेंट रीजन है। और ये ऊपर के रीजन होते हैं, ये होते हैं वेरिएबल रीजन, जो एंटीबॉडी टू एंटीबॉडी ये इनकी केमिकल स्ट्रक्चर बदलती रहती है। अब देखो ये एक हैवी चेन और एक लाइट चेन के बीच में ये जो नॉच बने हुए यहीं पर एंटीजन को फंसाना होता है। एंटीबॉडी जब अटैक करेगी तो एंटीजन यहीं फंस जाएगा, और फंस जाए उसको तोड़ मोड़ करके ख़त्म कर देंगे तो वो बीमारी नहीं करेगा फिर। तो ये जो साइट है इसको क्या बोलते हैं, इट इज एंटीजन बाइंडिंग साइट। एंटीजन को बाइंड करने का साइट है जिसको बोलते हैं क्या, पैराटोप। तो ये पैराटोप है, ये पैराटोप है। और कोई एंटीजन जो बनाया था, ये मान लीजिए एक एंटीजन है, तो इस एंटीजन का ये हिस्सा जिसको कि एंटीजन डिटरमिनेंट या एपिटोप हमने कहा दिया करके इसी में फंस जाता है ऐसे। ये क्या है, एंटीजन है, और एंटीजन का ये क्या है, एपिटोप है। और एंटीजन का एपिटोप एंटीबॉडी के पैराटोप में फंस जाता है। तो ये एंटीजन्स एपिटोप कहाँ फंसता है, एंटीबॉडी के बाइंडिंग साइट्स, एंटीबॉडीज पैराटोप। ये कैसे होते हैं, एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक होते हैं, लाइक लॉक एंड की। की हो गया एपिटोप और लॉक हो गया पैराटोप। इसीलिए एक एंटीबॉडी जो इस एंटीजन की है, ये एंटीबॉडी किसी और एंटीजन को नहीं अटैक कर सकती है। इस बात को ध्यान समझ लेना कि हर एंटीजन के लिए एंटीबॉडी अलग अलग होती है। इस एंटीजन के लिए जो एंटीबॉडी बनी हुई है ये कोई दूसरा एंटीजन मान लीजिए आ गया है, इस तरह का है, तो अब इस एंटीजन पे ये एंटीबॉडी क्या काम करेगी। बिल्कुल यही मैं तुम्हें समझा सकता हूँ कि कोरोना वायरस के वैक्सीन के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप कराई जा रही हैं वैक्सीन से, उनके क्या वीकनेस है, क्या कमज़ोरी है। सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि कोरोना वायरस बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल है, हाईली म्यूटेबल है, जिसके कि बहुत सारे म्यूटेंट फॉर्म्स हैं। अब मानिए कोरोना वायरस का एक एंटीजन इस शेप का है, इस तरह का, और इसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज़ ये बनी, ये डेवलप कराई गई। कोरोना वायरस का ये एंटीजन बॉडी में डाला गया तो ये एंटीबॉडी बन गई, ठीक है, दिस वन। लेकिन कोरोना वायरस क्या है, म्यूटेट होकर के अगर ये रूप धारण कर लिया कुछ महीने बाद, तो वैक्सीन जो हमने दिया था उसमें एंटीबॉडी तो ये बनी थी ना, अब ये एंटीबॉडी क्या इस पे अटैक कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। यही ड्रॉबैक है। लेकिन फिर भी हमने पहले बताया था कि वैक्सीन फिर भी लगवाने चाहिए, क्योंकि ये वायरस जिसकी एंटीबॉडी जनरेट कराई गई है वही वायरस दोबारा आए तब तो प्रोटेक्शन करेगा ना बॉडी का। और बहुत माइनर थोड़ा सा चेंज हुआ तो कुछ हल्का चेंज हुआ वायरस के एंटीजन में, तो ये प्रीवियस एंटीबॉडीज़ भी कुछ हद तक काम कर सकती हैं। ये सोच करके वैक्सीनेशन किए जाते हैं कि कुछ हद तक तो प्रोटेक्शन होगा ही। तो ये क्या है, जनरल स्ट्रक्चर है किसी एक एंटीजन में। इस एंटीबॉडी में देख रहे हो आप क्या, ये 2 बाइंडिंग साइट है, एक ये एक ये, तो दीज आर द 2 बाइंडिंग साइट। ये एक मोनोमर फॉर्म में है,
लेकिन ये जनरल स्ट्रक्चर है, इसके कुछ बदलते हुए रूप भी होते हैं। 5 आइसोमेरिक टाइप्स होते हैं। अब यहाँ पर एंटीजन जो एंटीबॉडी के अंदर जाके फंसा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वॉन्डरवॉल, कोवेलेंट, ऐसे कई तरह के फोर्स होते हैं जो काम करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच। तो अब सवाल पूछा गया कि एंटीजन जो होता है एंटीबॉडी में कहाँ कैप्चर होता है, तो आप बताओगे एक हैवी चेन और एक लाइट चेन इनके बीच में, यानी एंटीबॉडी का जो पैराटोप है वो एक हैवी चेन और एक लाइट चेन के दोनों के कॉन्ट्रीब्यूशन से बनता है, जहाँ पर कि एंटीजन का एपिटोप फंसता है। और एंटीजन को यहाँ पर बांधे रखने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कोवेलेंट और वॉन्डरवॉल फोर्स है जिसको ऐसे पकड़े रहते हैं। There are 5 isomeric types of antibodies. जहाँ पर कि इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडी होती है, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी। ऑलमोस्ट 75% ऑफ एंटीबॉडीज यही होती है। ये अकेली एंटीबॉडी है जो माँ के बॉडी में जो मौजूद है वो बच्चे तक पहुँच जाती है प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके। इट इज़ द ओनली एंटीबॉडी क्रॉसिंग द प्लेसेंटल बैरियर। It is the only antibody crossing the placental barrier, giving the fetus क्या पैसिव यानी बनी बनाई नेचर की तरफ से इम्यूनिटी। बच्चे को फ्यूटस क्या हुआ, बनी बनाई एंटीबॉडी मिल गई, तो उसने कोई अपने एक्टिवलीज नहीं बनाया, इसलिए जो बनी बनाई एंटीबॉडी मिल जाए तो उसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो माँ की बनी बनाई एंटीबॉडी बच्चे को मिल गई फीटस को, इसलिए क्या हुई, पैसिव। लेकिन ये तो नेचर की देन है, नेचुरल है, इसलिए नेचुरल इम्यूनिटी है। तो इम्यूनोग्लोबिन जी जो है ना, ये बॉडी फ्लूइड्स में जो इन्फेक्शंस होते हैं उनसे प्रोटेक्शन करती है। इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडी प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्लूइड्स। Immunoglobulin G is also present in mother's milk. इसलिए माँ का दूध जिन बच्चों को मिलता है उनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है, उन्हें एंटीबॉडीज़ मिल जाती हैं बनी बनाई, इसलिए। फिर इम्यूनोग्लोबिन जी एंटीबॉडी के बाद सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी जो होती है वो होती है IgA, एल्फा एंटीबॉडी बोलते हैं। ये सेकेंड मोस्ट अबंडेंट होती है, ऑलमोस्ट 10%।
ये जो हम इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन से या जो खाते हैं उसमें कुछ गंदगी चली जाए तो जो रेस्पिरेटरी और जीआईटी के सरफेसेस हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। इट प्रोटेक्ट्स द रेस्पिरेटरी एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सरफेसेस। कैसे? अगेंस्ट इनहेल्ड एंड इंजेस्टेड पैथोजेंस, जो सांसों में गए हैं या खाने पीने से गए हैं। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सेलाइवा। सेलाइवा में भी एंटीबॉडी ए होती है, आईजीए, तो मुंह में इन्फेक्शन होने से रोकेगा। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में है एंटीबॉडी बन रही है सरफेस पे, तो आदमी के फीसेस से, स्टूल से भी बाहर निकलेगा। तो इट इज ऑल्सो एक्सक्रीटेड विद फीसेस एज कॉप्रो एंटीबॉडी। कॉप्रो मीन्स फीसेस ही होता है। तो इम्यूनोग्लोबिन ए या अल्फा एंटीबॉडी जो होती है ये डाइमर फॉर्म में होती है, यानी जैसे हमने एक स्ट्रक्चर ऐसे बताई थी, ये ऐसे होती डाइमर फॉर्म में, दो मॉलिक्यूल एक साथ होते हैं। तो अब दो मॉलिक्यूल एक साथ हो गए तो कितने हो गए इसमें बाइंडिंग साइट? 1 2 3 4 पैराटोप्स हो जाएंगे। देयर विल बी 4 बाइंडिंग साइट्स। इम्यूनोग्लोबिन डी या डेल्टा एंटीबॉडी होती हैं, ये जो बी लिम्फोसाइट बी सेल्स हैं इसके सरफेस पे होते हैं। और इनके असर से क्या होता है कि बी सेल जो है ना ये प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, और प्लाज्मा सेल्स फिर क्या करेंगे? एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेंगे, एंटीबॉडी प्रोडक्शन अगेंस्ट एंटीजेंस। एंटीबॉडी बनना प्लाज्मा सेल्स का काम है। प्लाज्मा सेल्स क्या होती है? मॉडिफाइड बी लिम्फोसाइट्स होती है। तो बी लिम्फोसाइट्स को प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट करा करके इन्फेक्शंस के अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप कराना, ये काम होता है इम्यूनोग्लोबिन डी का, डेल्टा एंटीबॉडी का। इम्यूनोग्लोबिन ई जो होती है ये इम्यून और एलर्जी के रिस्पॉन्स जो होते हैं इम्यूनिटी के उसमें इन्वॉल्व होती है। इट इज इन्वॉल्व इन एलर्जिक एंड एनाफाइलैक्टिक रिस्पॉन्सेज। ये जान लो कि एलर्जी बहुत हाई ग्रेड जानलेवा सीवियर कंडीशन ले तो उसी को एनाफाइलैक्टिक शॉक बोलते हैं, और इम्यूनोग्लोबिन ई उसमें इन्वॉल्व होती है। लेकिन एलर्जी में एलोंग विथ हिस्टामिन खूब निकलेगा, इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर एलर्जी का मेडिएटर है, एंड इओसिनोफिल्स भी मौजूद रहेंगे। तो एलर्जी जब भी होती है इओसिनोफिल, हिस्टामिन, इम्यूनोग्लोबिन ई, ये तीनों मिल करके एलर्जी के रिस्पॉन्स कराते हैं। इम्यूनोग्लोबिन एम जो है ना ये मैक्रो मॉलिक्यूल है। इट इज़ द लार्जेस्ट एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। लार्जेस्ट इसलिए भी होती है क्योंकि आईजीएम जो है ना पेंटामर फॉर्म में होती है, जहाँ पर कि 5 मॉलिक्यूल एक साथ होते हैं तो 10 बाइंडिंग साइट होती हैं। इट इज प्रेजेंट एज पेंटामर। पेंटामर होगा तो कितने होंगे? 10 बाइंडिंग साइट्स। and it is the first synthesized in
फीटस, फीटस में अपनी बनने वाली सबसे पहली एंटीबॉडी है ये इम्यूनोग्लोबिन एम। तो जब भी कोई इन्फेक्शन होगा तो सबसे पहले यही अटैक करने जाती है, इम्यूनोग्लोबिन एम। क्योंकि हमारी बॉडी में फीटल स्टेज में सबसे पहले यही बनती है, आईजीएम एंटीबॉडी। ये जो पढ़ा रहे हैं ये क्या है, एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी है। तो एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी का अब एक बार लास्ट में फिर से क्लासिफिकेशन करते हैं कि इसके कितने केसेस हमें देखने को मिल सकते हैं, कंक्लूड करते हैं। एक्वायर्ड या एडेप्टिव, जिसको कि क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी, क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक इन्फेक्शंस के भी अगेंस्ट काम करती है। तो इसमें दो तरह के ग्रुप बना दें, एक तो एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव इम्यूनिटी उसमें उसको बोलते हैं जहाँ पर कि बॉडी अपनी एक्टिविटी से अपनी एंटीबॉडीज बनाए। एक्टिव मीन्स बॉडी क्रिएट्स ओन एंटीबॉडीज बाय इट्स एक्टिविटी, इम्यून एक्शंस है। लेकिन पैसिव में क्या होता है कि रेडीमेड पहले से बनी हुई एंटीबॉडीज आर गिवन टू बॉडी, तो उससे पैसिव इम्यूनाइजेशन आता है। अब देखो एक्टिव और पैसिव दोनों में नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों तरह के केसेज होते हैं। एक्टिव में नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, फिर ये दो तरह के केसेस हो सकते हैं। नेचुरल में क्या होता है, नेचर की तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि बॉडी अपना इम्यून एक्शन करे, अपनी एंटीबॉडीज बना दे। तो नेचर की तरफ से क्या आता है, नेचुरल है यह है कि सर्टेन इन्फेक्शंस, भाई इन्फेक्शन जो एटमॉस्फेयर में है वो तो नेचर ने बनाया ना। जैसे कि स्मॉल पॉक्स किसी को एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा, मम्स की बीमारी हो गई एक बार दोबारा नहीं होगा, पोलियो एक बार हो गया दोबारा नहीं हो गया। तो ये इन्फेक्शंस के से एक्टिव इम्यूनाइजेशन हो जाता है, फिर ज़िंदगी में कभी नहीं होता, क्योंकि एक बार जो एंटीबॉडी बन गई वही आगे फिर इन्फेक्शन को ख़त्म कर देती है अगर दोबारा होता है तो। एग्जाम्पल क्या हो गया, स्मॉल पॉक्स के इन्फेक्शन हो गए, पोलियो के इन्फेक्शन हो गए, मम्स हो गए, ये दोबारा रिपीट नहीं होते हैं, तो नेचर ने दिए हुए इन्फेक्शन। अब आर्टिफिशियल के एग्जाम्पल क्या हो गए कि जितने भी हम वैक्सीन देते हैं, ऑल वैक्सीनेशंस, मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स जो हम देते हैं वो आर्टिफिशियली हमने बनाया ना। और हम जब देते हैं तो बॉडी को इम्यूनाइजेशन करने के लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए एंटीजन खरीद देते हैं। जैसे कोरोना वायरस एंटीजन के रूप में दे दिया किसी के अंदर, एक वायरस को मार करके वो इंजेक्ट कर दिया, तो हमने एंटीजन दे दिया। अब बॉडी अपनी एक्टिविटी से एंटीबॉडी बनाएगी 15 दिन में, फिर अगला डोज देगी, फिर अगले 15 दिन में बनाएगी, एंटीबॉडी बन गई। तो मोस्ट ऑफ द वैक्सीनेशन आर्टिफिशियली एंटीजन दे करके एंटीबॉडी बनाने के लिए बॉडी को एक्टिवेट किया जाता है, प्रोवोक किया जाता है। लेकिन पैसिव
इम्यूनाइजेशन जो होता है, यहाँ पर जो रेडीमेड बने हुए हैं वही एंटीबॉडी डायरेक्ट दे दिए जाते हैं बॉडी के अंदर, तो बॉडी को अपने एंटीबॉडी खुद से बनाना नहीं पड़ता। पैसिव इम्यूनाइजेशन के कुछ केसेस बताएं कि इसमें भी तो नेचुरल कि नेचर की तरफ से ही हमें बनी बनाई एंटीबॉडी मिल जाए। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? इम्यूनोग्लोबिन जी, ये प्लेसेंटा के थ्रू मिल गया किसको? फीटस को, या माँ की मिल्क के थ्रू नियोनेंट बेबी को मिल गया। मदर की मिल्क से बेबी को बना बनाया मिल गया, प्लेसेंटा से फीटस को मिल गया। तो देखो ये नेचर की तरफ से बनी बनाई पैसिविटी मिल गई। अब आर्टिफिशियल में भी क्या सम वैक्सीन्स हैं। कुछ वैक्सीन्स ऐसी होती हैं जिनमें कि हमें एंटीजन नहीं देते आदमी को, पहले किसी और जानवर में एंटीजन दे के एंटीबॉडी बना ली जाती है, और वो एंटीबॉडी फिर उस जानवर से ले करके वो डायरेक्ट आदमी को एंटीबॉडी इंजेक्ट की जाती है। यहाँ क्या है कि रेडीमेड एंटीबॉडीज which are prepared in any other animals are introduced। एग्जाम्पल क्या हुए? एंटीबॉडी कंटेनिंग सीरम, एंटीबॉडी कंटेनिंग सीरम होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? एंटी सीरा। एंटीबॉडी वाले सीरा ये आदमी की बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। तो ये आर्टिफिशियल पैसिविटी के एग्जाम्पल हो गए। अब एग्जाम्पल क्या हुए? जैसे कि एंटी टेटनस सीरम, जिसको क्या बोलते हैं? टिटवैक वैक्सीन जो होता है, टिटनस का जो वैक्सीन बनाते हैं तो वो हम डायरेक्ट एंटीबॉडी लगाते हैं। टिटनस के बैक्टीरिया का टॉक्सिन जहर जो होता है ना, उसको हल्का सा घोड़े के अंदर लगाते हैं। तो घोड़े में हमने क्या दिया? टिटनस के बैक्टीरिया का जहर, पॉइजन, टॉक्सिन थोड़ा सा डाल दिया, थोड़ा सा, मामूली सा, ज़्यादा नहीं कि वो खुद बीमार पड़ जाए। इतना कम डालेंगे कि उससे बीमारी नहीं होगी, लेकिन एंटीबॉडी बनाना हमने इंड्यूस कर दिया, तो हॉर्स की बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं उसके खिलाफ। अब हॉर्स का ब्लड लेके क्लॉट करा देंगे जब एंटीबॉडी बन जाए तो ब्लड क्लॉट करने के बाद जो लिक्विड बचता है उसको क्या बोलते हैं? सीरम। उस सीरम में एंटीबॉडी रहेंगी, वो वैक्सीन बना के आदमी को लगा दिया जाए। ऐसे ही एडीएस यानी एंटी डिप्थेरिक सीरम, डिप्थीरिया बीमारी का भी सीरम एंटीबॉडी कंटेनिंग ऐसे बनाया जाता है। और एंटी वेनम यानी सांप काटता है तो सांप काटने पर जो वैक्सीन लगाया जाए इंजेक्शन, उसमें भी एंटीबॉडी पहले से बनी बनाई लगाई जाती है ताकि तुरंत सांप के काटने का जहर जो है ना एंटीबॉडी से न्यूट्रलाइज हो जाए। तो ये क्या है? पैसिव इम्यूनाइजेशन वाले वैक्सीन हैं। तो सांप का पॉइजन वेनम जो होता है बहुत थोड़ा थोड़ा लिक्विड फॉर्म में, वो कहीं किसी जानवर हॉर्स के अंदर ही मान लगा दिया जाए तो जहर इतना थोड़ा सा है कि हॉर्स मरेगा नहीं, बीमार नहीं होगा, लेकिन एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी उसकी बॉडी में। अब उसका ब्लड जो है ना क्लॉट करा के सीरम को निकाल लें तो सांप के उस जहर के खिलाफ एंटीबॉडी रहेंगी। और अगर उसी सांप ने काटा है तो वो इंजेक्शन लगा दें तो सांप का जहर जो है ना असर नहीं करेगा अगर सही समय पर मिल जाए तो। लेकिन ये पता होना चाहिए कि किस सांप ने काटा है, क्योंकि हर सांप का जहर अलग होता है तो उसके खिलाफ जो एंटीबॉडीज होती हैं वो भी अलग होगी। तो बस थोड़ी देर रुकना, अभी हम अनम्यूट करा देते हैं तो अपने सवाल पूछ लेना, फिर उसके बाद जाना।